दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे भेड़िए की कहानी लेकर आया हूँ जो अपने इंसानी दोस्त को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाता है। कॉर्बेट लॉर्ड की तरफ से पेश है आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी अल्फा। ये कहानी पाषाण काल के अंत की है, यानी कि आज से 20,000 साल पहले, जहाँ पर हमें कुछ आदिवासियों को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं और एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। तभी हमें कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने के लिए आया है और इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे की तरफ भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है। ताऊ के बेटे का नाम कीड़ा होता है। अपनी तरफ भैंस को आता देख कीड़ा भागना शुरू कर देता है और वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। कीड़ा का पिता, जो उस कबीले का सरदार है, वो ये देख लेता है। वो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकता है। भैंसे को भाला लग भी जाता है, लेकिन तब तक वो कीड़ा को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से हमें कहानी को फ्लैशबैक में करके दिखाया जाता है, यानी कि एक हफ्ते पहले, जहाँ कीड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सब के सब सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात को कीड़ा की माँ कीड़ा के पिता से कहती है कि तुम कीड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ। वो अभी बच्चा है, वो शिकार के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। कीड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और साल के इस वक्त में सभी लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम लोग शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगेगी और हमें खाना नहीं मिलेगा। यही समय है जब कीड़ा को खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह सब के सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये एक पत्थर के स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाया था। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आ जाता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन ये अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने पहले भी इस शिकार के सफ़र में अपनी जान गंवाई है। वहाँ पर उनकी याद में स्मारक बनाया होता है। अब चलने के बाद इन लोगों को एक जंगली सूअर दिखता है जिसे एक आदमी भाले से जख्मी कर देता है। ताऊ अपने बेटे से कहता है कि तुम इसे मारोगे, पर कीड़ा बहुत दयालु होता है। उसने इससे पहले किसी भी जानवर की जान नहीं ली होती है, इसलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीन लेता है और उसी खंजर से जंगली सूअर को मार देता है। उसके बाद ताऊ अपने बेटे से कहता है कि तुम इतने डरपोक निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ सिर्फ ताकतवर जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। किसी भी जंगल में एक ताकतवर एक कमज़ोर को मारकर ही जिंदा रह सकता है। ताऊ अपने बेटे से बहुत नाराज़ हो जाता है। रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक शेर दौड़ता हुआ आ जाता है और इन लोगों के बीच में से एक लड़के को उठा ले जाता है। शेर का यह हमला इतना तेज होता है कि ये लोग संभल नहीं पाते हैं। पूरी रात ये लोग डर डर कर खुद को शेर से बचाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह ये सभी मिलकर उस लड़के की याद में वहीं पर एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफ़र तय करने के लिए बढ़ जाते हैं। कई सारे जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है। ये काफ़ी दिन से चल रहे होते हैं, इसलिए बहुत थक गए होते हैं। इस बार ये लोग खुली जगह पर रात में नहीं रुकना चाहते हैं, क्योंकि पिछली रात इनके एक साथी को शेर ने मार डाला था। इसलिए आज रात को ये एक गुफा के अंदर शरण लेते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटे कीड़ा के हाथ में तारों का चित्र बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे जो एक लाइन से दिख रहे हैं, अगर तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुँच जाओगे। ये तुम्हारे घर पहुँचने का रास्ता बताएंगे। ताऊ अपने बेटे को जंगल में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा अपने कबीले का सरदार बने। सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये सभी लोग शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये जंगली भैंसों का शिकार करने की योजना बनाने लगते हैं। ये छुपते छुपते उन भैंसों के झुंड के पास जाते हैं और इसके बाद हमें कहानी का प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक भैंसे ने कीड़ा को हवा में उछाल दिया है। कीड़ा खाई में गिरने लगता है। गिरते समय उसके हाथ में एक चट्टान आ जाती है
और वो उसे पकड़कर लटक जाता है। वो जिस चट्टान पर लटका रहता है उसके नीचे बहुत गहरी खाई है, जिससे नीचे गिरकर उसकी मौत निश्चित है। तभी उसके पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम चट्टान को मत छोड़ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए नीचे आ रहा हूँ। तभी कीड़ा ने जिस चट्टान को पकड़ा होता है वो चट्टान टूट जाती है। कीड़ा नीचे गिरने लगता है। वो कई सारी चट्टानों से टकराते हुए काफ़ी नीचे एक चट्टान पर जाकर अटक जाता है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि अब कीड़ा के शरीर में जान नहीं है। कीड़ा के पिता उसे बचाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबकी रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है। वो पूरा दिन पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज़ देता रहता है और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता है तो वो भी मान लेता है कि कीड़ा मर चुका है। वो उसकी याद में पत्थरों को जोड़कर एक स्मारक बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने जितनी भी भैंसों का शिकार किया होता है वो अपना शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। कीड़ा का बाप बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे अपने बेटे को शिकार पर ले जाने से मना किया होता है और उसने कहा होता है कि वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती है। वापस लौटते समय उनके दल में अब उसका बेटा नहीं है। यही सोचकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद हमें कीड़ा को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी चट्टान पर गिरा पड़ा है। तभी वहाँ पर एक गिद्ध आता है और वो कीड़ा को खाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो कीड़ा को नोचना शुरू करता, कीड़ा की आंखें खुल जाती हैं। वो गिद्ध को अपने हाथ से धक्का देकर दूर कर देता है। वो अपने बाप को काफ़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि उसका एक पैर टूट गया होता है। वो ऐसी जगह पर फंसा होता है जहाँ से ना वो ऊपर चढ़ पाता है और ना ही नीचे उतर पाता है। जैसे तैसे जब वो नीचे उतर रहा होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो चट्टान पर लटक जाता है और उसके नीचे काफ़ी गहरी खाई है। वो जानता है कि जैसे ही उसका हाथ छूटेगा वो नीचे गिरकर मर जाएगा, इसलिए वो अपना हाथ नहीं छोड़ता है। लेकिन तभी वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नीचे खाई में पानी भरने लगता है और तभी कीड़ा अपना हाथ छोड़ देता है और वो नीचे पानी में गिर पड़ता है। पानी में गिरने की वजह से कीड़ा को ज़्यादा चोट नहीं लगती है, वो बच जाता है। वो पानी में से बाहर निकलता है और कैसे भी करके वो उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने बाप के साथ शिकार कर रहा था। लेकिन वो देखता है कि वहां पत्थरों का एक छोटा सा स्मारक बना है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वो समझ जाता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा समझकर यहीं पर अकेला छोड़ दिया। अब वो यहाँ पर अकेला है और उसका एक पैर टूटा है। वो अपने टूटे पैर के साथ एक लकड़ी को बांध देता है ताकि वो चल सके। इसके बाद कीड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तभी उस पर कुछ भेड़िया हमला कर देते हैं। कीड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है और इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ पाता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। कीड़ा अपने चाकू से उस भेड़िए को जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर पेड़ के नीचे भेड़िए उसका इंतजार करते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा सोकर उठता है तब वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक भेड़िया बचा है जिसे उसने एक दिन पहले अपने चाकू से जख्मी किया था। कीड़ा पत्थर से बने एक चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और इसके बाद जब वो उस भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहाँ पर वो भेड़िए के जख्म को साफ करता है। उसके बाद अगली सुबह उठकर वो बाहर आता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है। वो उस भेड़िए के घाव पर भी कुछ जड़ी बूटियों को लगा देता है। जब कीड़ा पानी पी रहा होता है तभी वो भेड़िया अपने मुंह को खुला लेता है। कीड़ा उसे पानी पिलाने के लिए ले जाता है। शुरू में तो वो भेड़िया कीड़ा को देखकर गुर्राता है, लेकिन कीड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं करूँगा। भेड़िया पानी पी लेता है। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा यहाँ पर जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े वो भेड़ियों को दे देता है और अब धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो गया है। ये दोनों के दोनों जख्मी हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये उसी में रहते हैं। एक रात को कीड़ा अपने हाथ में बने उस नक्शे को देखता है
उसे अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। अब उसके घाव भी कुछ कुछ ठीक हो रहे होते हैं। अगली सुबह वो अपने घर के सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। वो वहाँ से निकलते समय उस भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ़ पड़े मुझे भी अपने घर पहुँचना होगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है कि भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। कीड़ा कई बार उस भेड़िए को वहाँ से दूर भगाता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब एक जगह पर वो भेड़िया एक सूअर को देखता है, तो वो भेड़िया उस सूअर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जख्मी होता है। इस वजह से वो उस सूअर को नहीं पकड़ पाता है। कीड़ा समझ जाता है कि भेड़िए को भूख लगी है। वो उस भेड़िए को खाने के लिए कुछ कीड़े देता है। पहली बार ये भेड़िया कीड़ा के हाथ से कीड़े खाता है, यानी कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद वो भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है। इस शिकार को ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया कीड़ा के चेहरे को चाटकर उसे उठाता है। उसके बाद ये दोनों नदी में नहाते हैं। वहाँ पर भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली पकड़ता है और इसके बाद कीड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। कीड़ा इस भेड़िए का नाम अल्फ़ा रखता है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि इस मूवी का नाम अल्फ़ा क्यों है। कीड़ा और वो अल्फ़ा जब एक रात आग जलाकर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए आ जाते हैं। अल्फ़ा उनके पास जाता है। दरअसल ये अल्फ़ा का परिवार होता है, जो अल्फ़ा को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कीड़ा अल्फ़ा से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ चले जाओ। अल्फ़ा अपने परिवार के साथ चला जाता है। अगली सुबह कीड़ा अकेले ही अपने घर के सफ़र पर निकल पड़ता है। तभी उसे अपने से कुछ दूर पर एक भेड़िए का झुंड दिखाई देता है, जो एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। कीड़ा उन भेड़ियों में से अल्फ़ा को पहचान लेता है। वो अल्फ़ा को आवाज़ लगाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो एक जमी हुई पानी की झील के ऊपर दौड़ रहा है। एक जगह पर यह जमी हुई झील टूट जाती है और कीड़ा झील के अंदर चला जाता है। अल्फ़ा भी तेज़ी से दौड़ते हुए कीड़ा के पास आता है और वो देखता है कि कीड़ा बर्फ़ के नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया भी अपने पैरों से बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ़ को नहीं तोड़ पाता है। तभी कीड़ा अपने चाकू से बर्फ़ को तोड़कर बाहर निकल आता है। वो जैसे ही बर्फ़ से बाहर निकलता है, अल्फ़ा उसके मुंह को चाटने लगता है। ऐसा करके वो कीड़ा को बता रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी जान बच जाने से वो बहुत खुश है। एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। अल्फ़ा अपने ग्रुप को छोड़ देता है। वो फिर से कीड़ा के साथ चला जाता है। कीड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतार देता है और आग के सामने बैठ जाता है। रात को ये दोनों फिर से एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा अपने आगे के सफ़र पर जाता है, तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर कीड़ा बहुत खुश हो जाता है। और जब वो उसके पास जाता है, तो वो देखता है कि वो आदमी तो ठंड से जमकर मर चुका है। कीड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, लेकिन ये गुफा एक शेर की होती है। ये शेर कीड़ा के ऊपर छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो कीड़ा तक पहुंच पाता, अल्फ़ा उस शेर पर ही हमला कर देता है। शेर और अल्फ़ा के बीच में काफ़ी भीषण लड़ाई होती है और जब वो शेर अल्फ़ा को मारने ही वाला होता है, तभी कीड़ा धनुष से तीर चलाकर शेर को मार देता है। वो देखता है कि अल्फ़ा को बहुत गहरे घाव लगे हैं। अल्फ़ा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कीड़ा की जान बचा ली होती है। कीड़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद कीड़ा अल्फ़ा के घाव पर मरहम लगाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं जीवन भर तुम्हें अपने साथ रखूँगा। अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने आगे के सफ़र को जारी रखते हैं, जहाँ पर ठंड का सामना करते हुए ये उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर पत्थरों का एक स्मारक बना होता है। ये स्मारक उनके पूर्वजों ने बनाया होता है। यहाँ पर कीड़ा इस सफ़र की शुरुआत में अपने कबीले के साथ पहुँचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सही रास्ते पर है और वो अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहता है। अल्फ़ा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर पड़ता है। कीड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ़ में लेट जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो एक सपना देखता है, जिस सपने में उसे वो रात याद आती है जब सफ़र पर आने से पहले उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता से कह रही होती है कि कीड़ा को अपने साथ मत ले जाओ,
मुझे डर लग रहा है कि कीड़ा को कुछ हो ना जाए। उसके पिता कहते हैं कि तुम उसे जितना कमज़ोर समझती हो वो उतना कमज़ोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद कीड़ा की आंखें खुल जाती हैं और वो पूरी हिम्मत से एक बार फिर से अल्फ़ा को अपनी गोद में उठा लेता है और लगातार चलना शुरू कर देता है। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वो अल्फ़ा को लेकर कबीले में पहुंच जाता है। जब सब उसकी गोद में अल्फ़ा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। कीड़ा के माता पिता जब अल्फ़ा को देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी होते हैं। उनका बेटा, जिसे उन्होंने मरा समझ लिया था, वो वापस आ गया होता है। कीड़ा को थोड़ी देर के लिए होश आता है और वो अपने बाप से कहता है कि अल्फ़ा को बचा लो। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। रात में जब कीड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। अल्फ़ा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फ़ा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है, तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल कीड़ा को ये नहीं पता था कि अल्फ़ा माँ बनने वाली है। अल्फ़ा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। कीड़ा अल्फ़ा के पास जाता है और उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बाद जब ये दोनों के दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं तो ये एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद से ही एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहाँ पर इंसान जानवरों से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें कबीले वाले भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार पर जा रहे हैं। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों को सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।